अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आज का हमारा न्यू रिकॉर्डेड सेशन है और इसका जो टॉपिक है वो एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन के बारे में हम कुछ चीज़ें जो है जब ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज कवर कर रहे थे, एसिड डिपोजिशन और ग्लोबल वार्मिंग, तो वहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए इसके ऊपर सिर्फ एक ही और ये सेशन होगा, तो इसको मैं ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगा। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट हैं उससे। इसमें हम जो है कुछ मेजर इंडोर आउटडोर पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर उनके उनकी इन पोल्यूटेंट्स की प्रिवेंशन या क्लीन अप स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो रिसोर्स मटेरियल है वो आपका चैप्टर 20 है, लिविंग इन द एनवायरनमेंट, और ये प्रेजेंटेशन स्लाइड मटेरियल भी वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन है, व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। उसके बाद हम एक केस स्टडी है उसको डिटेल में करेंगे। कोर केस स्टडी है साउथ एशियन ब्राउन क्लाउड। तो उसके बारे में एक मैं ब्रीफ ओवरव्यू आपको स्लाइड्स में दे दूंगा, लेकिन आप अगर उसे गो थ्रू करना चाहें तो चैप्टर 18 है बुक में, आप वहाँ पे स्टार्टिंग में ही ये चैप्टर 18 में एयर पोल्यूशन के आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फिर मेजर आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, उनका डिफरेंस क्या है, केमिकल फॉर्मेशन ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स, केस स्टडी लेड पॉइजनिंग, मेजर इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स। तो ये सब चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। अच्छा, अब एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इन कंसंट्रेशन हाई इनफ टू हार्म ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम और ह्यूमन मेड मटेरियल्स। तो केमिकल्स तो स्टे कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन उनकी अगर कंसंट्रेशन एक सर्टन लेवल से ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड है वो 230 ppm थी ऑलमोस्ट अराउंड 200 ईयर्स अगो, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया, तो वो इसके करीब करीब रहती है। तो ठीक है, एटमॉस्फेयर उसका एक सिंक है, उसके अंदर वो इतनी अमाउंट में मौजूद होती है। लेकिन क्या हुआ कि सर्टेन एक्टिविटीज़ की वजह से, नेचुरल है या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई अराउंड अबाउट 400 ppm तक। तो इसकी वजह से अब ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम और ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर जो हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो गए। सिमिलरली अदर हैं, सॉक्स हैं, नॉक्स हैं, तो उनकी भी कंसंट्रेशन का एक सर्टेन लेवल है, जब उससे ज़्यादा हाई हो जाए तो हम उसको पोल्यूटेंट टर्म कर देते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स कम फ्रॉम नेचुरल एंड ह्यूमन सोर्सेज, दोनों सोर्सेज से आते हैं। नेचुरल सोर्सेज क्या हो सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शन है, उसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स हैं, ये आपके पास जो है नेचुरल सोर्सेज हैं। और ह्यूमन सोर्सेज क्या, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, उसके अलावा जो केमिकल इंडस्ट्री है, हैवी कमर्शियल इंडस्ट्री है, यहाँ से आपके पास जो इमिशंस आ रही हैं वो एयर पोल्यूटेंट्स। Human input of outdoor air pollutants occur mostly in industrialized and urban areas। तो हमने ये देखा है कि कराची है मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके इर्द गिर्द इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। लाहौर है, लाहौर के से आप निकलें तो शेखुपुरा रोड के ऊपर, फैसलाबाद रोड के ऊपर, तो ये हमारे अर्बन एरियाज हैं, अर्बन हब्स हैं। और वहाँ पर जो है एक तो पॉपुलेशन बहुत डेंस है, तो ट्रांसपोर्ट जो है ऑटोमोबाइल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा कार्स बहुत ज़्यादा है, फिर फैक्ट्रीज़ की कंसंट्रेशन है, वहाँ पे इंडस्ट्री की कंसंट्रेशन है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूटेंट्स मोस्टली आउटडोर एयर पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन इन एरियाज़ के करीब बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स दोनों सोर्सेज से निकलते हैं, एक स्टेशनरी सोर्सेज हैं, एक मोबाइल है। स्टेशनरी मतलब आपके प्लांट्स हैं वो मूव तो नहीं करते, ठीक है, केमिकल प्लांट्स हैं या आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनके चिमनी स्टैक्स वहीं पे खड़े हुए हैं, तो वो स्टेशनरी सोर्स है। और स्टेशनरी सोर्स से जो आपके पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं वो इर्द गिर्द की विसिनिटी को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं मोबाइल सोर्सेज, जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, हैवी ट्रांसपोर्ट है, एयरक्राफ्ट्स हैं, शिप्स हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके पास मोबाइल सोर्सेज हैं जो एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द मिडल एजेस अ हेज ऑफ वुड स्मोक हंग ओवर डेंसली पैक्ड अर्बन एरियाज। जो आप बात करें 1700 सेंचुरी, 1800 सेंचुरी, तो आपके पास जो है वो वुड बर्न की जाती थी, वुड को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता था। तो बोथ पर्पसेस के लिए, कुकिंग के लिए भी और स्पेस हीटिंग के लिए भी। तो जब दोनों के लिए यूज़ करते थे तो अल्टीमेटली आपके पास स्मोक जनरेट होती है। उस स्मोक के ब्लैक क्लाउड जो है ना आपको डेंसली अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है नजर आएंगे, डेंसली पैक्ड अर्बन एरियाज़ के अंदर। The Industrial Revolution brought air pollution out of the blue as global environmental issue।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया कि एयर पोल्यूशन जो कि एक लोकल और रीजनल इशू था, इसको जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर दिया और एक ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू बन गया। ये एक केस स्टडी है 2002 की यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो उसने ये केस स्टडी कंडक्ट की। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो साउथ एशिया रीजन है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, चाइना का कुछ इंडस्ट्रियल पार्ट आ जाता है, फिर पैसिफिक ओशन है, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लाउड ऑब्जर्व किया, ब्राउन क्लाउड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आप नासा के सैटेलाइट व्यू से आप देख सकते हैं कि एक ब्राउन क्लाउड सा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाद में उन्होंने जब उसकी फर्दर डिटेल्ड स्टडी की तो पता लगा कि इसमें जो है 33% या 30%, 1/3 जो है डस्ट है, स्मोक है, ऐश है, और जो रिमेनिंग है उसमें टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, मरकरी है, लेड है, हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फ्लाई ऐश है, जो कि कोल बर्निंग पावर प्लांट्स डीजल के यूज से, अदर फॉसिल फ्यूल्स के यूज से रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में, और वो इसमें आके जो है वो जमा होते रहे हैं या जो है एग्लोमेरेट होते रहे हैं। तो ये इसकी कंपोजिशन है। तो ये किसी भी सूरत जो है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए, इकोसिस्टम के लिए जो है अच्छी चीज़ नहीं है, हार्मफुल है। फिर एक और चीज़ इसमें उन्होंने ऑब्जर्व की। पहले तो उनको ये ख्याल था कि ये जो है विजिबिलिटी भी कम करता है, सोलर जो सनलाइट आ रही है उसको भी कम करता है जो सरफेस पे रीच कर रही है। एक चीज़ इन्होंने इसमें ये ऑब्जर्व की कि 7 to 10% जो है जहाँ पे ये क्लाउड है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नीचे जो है कम हो गया, क्योंकि सनलाइट नहीं आ रही तो फोटोसिंथेसिस जो है वो रिड्यूस हो गया। दूसरा ये इनकी परसेप्शन थी कि यहाँ पे जो है इसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, लेकिन क्योंकि इसमें कार्बन उन्होंने फाइंड की, चारकोल कार्बन टाइप मटेरियल फाइंड किया पार्टिकुलेट मैटर में, तो उन्होंने देखा कि उसका भी वैसा ही इफेक्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का, बल्कि टेम्परेचर लो होने की बजाय वहाँ पे टेम्परेचर राइज पाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं मेजर आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स। मेजर आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? अच्छा, मेजर आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स जो है हमारे, अब अगर हम उनकी सोर्स देखें तो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स या फर्नेस ऑयल पे चलने वाले हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सल्फर ट्राईऑक्साइड फॉर्म कर देती है। वो फर्दर वाटर वेपर के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड, और फाइनली अगर अमोनिया अवेलेबल हो उसको एनवायरनमेंट के अंदर, ये एटमॉस्फेयर के अंदर, तो अमोनियम सल्फेट फॉर्म कर देती है। अच्छा, अब इसमें देखें, प्राइमरी सेकेंडरी को आगे डिटेल में तो एक्सप्लेन करेंगे ही। कुछ होते हैं जो डायरेक्ट सोर्स से रिलीज हो रहे हैं। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये सोर्स से रिलीज हो रहे हैं, इनको हम टर्म करेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से ही बनते हैं। इधर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, या वो किसी और केमिकल कंपाउंड जो अवेलेबल हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना देते हैं। Most natural air pollutants are spread out over the globe or removed by chemical cycles, precipitation and gravity. अब जो नेचुरल एयर पोल्यूटेंट्स हैं जैसे वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू है, या जो आप राइस की पडिंग फील्ड है उसमें से मीथेन निकल रही है, या फिर आपके पास फॉरेस्ट फायर है, तो वो किसी न किसी तरीके से केमिकल साइकिल के थ्रू दोबारा सरफेस पे भी आ जाते हैं, प्रेसिपिटेशन हो जाती है, या ग्रेविटी के थ्रू नीचे आ जाते हैं। तो उनका सरफेस से एटमॉस्फेयर में जाना और वापस आना, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन इनपुट है एयर पोल्यूटेंट्स की, वो स्टडीली हर गुजरते साल के साथ विद एवरी पासिंग ईयर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और वो नाइटमेयर बनता जा रहा है कुछ लोगों के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज में है, या जो ऐसे पावर प्लांट्स के करीब जिन लोगों की रेजिडेंसेज हैं, तो वहाँ पे उनके लिए वो बहुत इशू है, विजिबिलिटी का इशू है, फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, मतलब बहुत सारी डिजीजेस फेस करनी पड़ रही हैं उनको। एयर पोल्यूशन रिजल्टिंग इन विजिबिलिटी इश्यूज in densely populated hubs like Lahore, Karachi, Delhi, resulting from dense smog and haze. अच्छा, अब मैं आपको जैसे बताना चाहता हूँ, लाहौर में और दिल्ली में पिछले कुछ सालों से, लास्ट 2 ईयर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्मॉग जैसी कैफियत आ जाती है जिसमें विजिबिलिटी ना होने के बराबर हो जाती है। दिल्ली में तो इतनी, मतलब जो है स्मॉग इतनी सवेयर हो गई लाहौर में कि लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिए, कि वो इतनी डेंस एयर है कि उसे ब्रीथ करना मुश्किल हो जाता है। इवन 2 साल पहले जो है श्रीलंकन टीम जो है वो क्रिकेट मैच के लिए
जो है इंडिया दिल्ली में उनका टेस्ट मैच हो रहा था, तो उन्होंने मास्क पहन के प्लेयर्स ने खेला। तो मतलब ऐसी कैफियत भी देखने में आई। क्या है कि एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूटेंट जो ख़राब हो गई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी नीचे चला गया है और पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं एटमॉस्फेयर में। मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद कार्बन ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम क्वांटिटी में होती है, तो वो बहुत कम क्वांटिटी में भी उसकी लिथल कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, उसमें भी वो बहुत हार्मफुल है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड, सल्फर एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर पार्टिकुलेट मैटर में सस्पेंडेड पार्टिकल है जो ऐश के होते हैं, SPM। फिर पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोन से कम है, या पार्टिकुलेट मैटर जो 10 माइक्रोन से कम है। फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके पास, जो कंबस्टन के दौरान जो है, या आप जो है ड्राइंग कर रहे होते हैं फ्यूल की, तो उसके दौरान जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओजोन अगर ट्रोपोस्फेयर में है आपके पास, तो वो एक डर्टी पोल्यूटेंट है, बैड पोल्यूटेंट है, नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। लेकिन यही ओजोन अगर ओजोन प्रोटेक्टिव लेयर के ऊपर है या स्ट्रेटोस्फेयर में है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा यूज़फुल सर्व करती है। वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन UVA UVB को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो सरफेस पे नहीं आती। तो ये है कि आपके आपके पास जो है एक पिक्टोरियल एविडेंस है फोटोकेमिकल स्मॉग की, सेंटियागो चिली की। तो आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी ना होने के बराबर है, और ये डस्ट एरोजल स्मोक का जो है एक अमलगम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स की। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। Primary pollutants are harmful chemicals emitted directly into the air from natural processes and human activities. Primary pollutants जो हैं वो दोनों से निकलते हैं, नेचुरल से भी और ह्यूमन एक्टिविटीज से। नेचुरल से जैसे पहले बता चुका हूँ, वॉल्केनिक इरप्शन और आपके पास फॉरेस्ट फायर, ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या तब फॉर्म होते हैं जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट कर लें विद वन अनदर, या वो उनको कोई और केमिकल स्पीशी, ऑक्सीजन मिल जाए उनको, या वाटर वेपर मिल जाए, या अमोनिया मिल जाए, तो हमने देखा है कि वो फिर सेकेंडरी कंपाउंड्स बना देते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये गुड न्यूज़ हमारे लिए ये है कि एयर पोल्यूटेंट्स तो हम रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने इसको ओवरकम करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई, एक्ट बनाए, लॉज बनाए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस डेवलप किए, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ ने। तो वहाँ पर हमें ये ऑब्जर्व किया है कि विद ओवर द पास्ट 30 ईयर्स उनकी क्वालिटी ऑफ आउटडोर एयर इम्प्रूव भी हुई है, काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। सेम इज़ द केस हमारे पाकिस्तान में, ये कोरोना की वजह से 3 मार्च ऑनवर्ड जो है वो लॉकडाउन सिचुएशन थी, तो बहुत सारे लोग जो है घरों से नहीं निकल रहे थे, ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ यूज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री भी मिनिमम लेवल पे आ गई थी, ठीक है, लोगों की मोबिलिटी कम हो गई थी। तो लाहौर का 30 दिन के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बेहतर हो चुका था, क्योंकि एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज़ नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स देखने में आए हैं कि अगर आप प्रॉपर स्टेप्स लें, प्रॉपर रेमेडिएशन करें, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसे आप कंट्रोल ही ना कर सकें। इट कैन बी कंट्रोल, ठीक है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ हमारे लिए जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, उन्होंने अपनी एयर क्वालिटी को बहुत बेहतर किया है। ये एक अगेन ये एक पिक्टोरियल एविडेंस है, देखें इसमें जो भी चीज़ें हम पीछे डिस्कस करके आए हैं सब कवर हो जाती हैं। देखिए, ये नेचुरल सोर्स से आपके पास एयर पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, ये स्टेशनरी सोर्स से निकल रहे हैं, ये मोबाइल सोर्स से निकल रहे हैं, और ये हैं कि आपके पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कंबाइन करके आपके पास क्या बना रहे हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना रहे हैं। एयर पोल्यूशन ग्लोबल इशू। एयर पोल्यूशन जब स्टार्ट हुई तो ये एक रीजनल इशू था, लिमिटेड टू द सर्टन रीजन, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ियाँ हैं घूम रही हैं वहीं पे। पर क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा तादाद में एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज हो गए कि वो जो है रीजनल से लोकल से रीजनल, रीजनल से फिर वो जो है नेबरिंग रीजनल, और फिर ग्लोबल इशू बन गया। अब पूरी दुनिया में एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। देखिए, चाइना और इंडिया कोल फायर्ड पावर प्लांट्स यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, वहाँ से जो इमिशंस हो रही हैं वो विंड करंट्स में ट्रैवल करती हुई साउथ कोरिया, जापान वहाँ पर जाती हैं। इवन के वहाँ से होती हुई पैसिफिक ओशन से होती हुई कनाडा का जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न कोस्ट है, फिर यूएस की जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ तक भी एयर पोल्यूटेंट्स ऑब्जर्व किए गए। वहाँ पे कोल फायर्ड पावर प्लांट्स इतने ज़्यादा नहीं है।
लेकिन क्या हुआ कि वो इमिटेंट्स जो हैं, जो है आपके पोल्यूटेंट्स हैं, वो ट्रेवल करते हैं विंड करंट्स के अंदर। Pollutants entering the atmosphere in India and China now find their ways across the Pacific, where they affect the west coast of North American continent. Even Arctic region with virtually no population, Arctic है या Antarctic है, वहाँ पर जो है population ना होने के बराबर है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है, एयर पोल्यूटेंट्स वहाँ पे पोलर वॉर्टेक्स की वजह से पहुँच जाते हैं, ठीक है, और आर्कटिक हेज जनरेट हो जाती है, ठीक है, या अंटार्कटिक हेज जनरेट हो जाती है पोल्यूटेंट्स की वजह से। वो एक अलग सी वो लाइटिश, आप उसे कह सकते हैं ग्रीन येलोइश ग्रेइश लाइट सी आपको नज़र आती है आपके, जब आप जो है स्काई की तरफ देखते हैं रात को, तो उसको हम कहते हैं आर्कटिक हेज। वो एक्चुअली क्या है, पोल्यूटेंट्स की वजह से। देयर इज नो स्पेस प्लेस ऑन द प्लैनेट दैट हैज नॉट बीन अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूटेंट्स। अब कोई ऐसी जगह नहीं रही, क्योंकि हम 100 ईयर्स, ऑलमोस्ट मोर देन 100 ईयर्स हो गए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, तो हम जो है बहुत ज़्यादा तादाद में एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज कर रहे हैं। जो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स के, कॉमन रिएक्शंस हैं। कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड फॉर्म कर देती है। नाइट्रोजन है वो नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देती है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। तो ये आपके पास कॉमन रिएक्शंस हैं, ठीक है। फिर हम एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं वो है केस स्टडी है लेड पॉइजनिंग। जी, लेड एक्चुअली एक केमिकल एलिमेंट है जो एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर सिंपली एलिमेंटल फॉर्म में स्टे कर सकता है, और ये अगर ह्यूमन बॉडी में चला जाए तो बहुत हार्मफुल है, कार्सिनोजेनिक भी है और न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब ये है कि हमारे नर्वस सिस्टम को ये सिवियरली अफेक्ट करता है, हाँ, ठीक है, स्पेशली इन यंग चिल्ड्रन, उनमें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। In 2007, major US toy companies had to recall various toys made in China that contained lead paint. 2007 में चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स टॉयज बनाते थे, जो यूएस कंपनीज जो है ला के सेल करते थे यूएस में, तो उनके ऊपर जो पेंट हुआ होता था वो लेड के, उसमें लेड यूज हुआ होता है। तो उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया कि ये हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ है, तो उन्होंने वो सारी जो ऑर्डर्स हैं वापस किए कि जी आप जो है बाकायदा इसको जो है किसी और कंपोनेंट का पेंट यूज़ करें, लेडेड पेंट्स इनके ऊपर ना किए जाएँ, ठीक है। इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ साइंटिस्ट जो हैं उनका एक काफ़ी अरसे से एक कैंपेन है और बहुत जेन्युइन स्लोगन है कि आप जो है लेडेड गैसोलीन यूज़ ना करें और लेड बेस्ड पेंट्स यूज़ ना करें। ये बहुत बड़ी सोर्सेज हैं जहाँ से लेड जो है आपका एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में रिलीज होता है और फाइनली फिर ह्यूमंस को बॉडी में चला जाता है। लेडेड गैसोलीन, लेड इसलिए डाला जाता था ताकि एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे, ताकि आपका इंजन स्मूथ रन करे, उसमें नॉकिंग ना हो, ठीक है। तो अब और केमिकल्स भी इसकी जगह यूज़ होना शुरू हो गए हैं, तो एक कैंपेन है कि भाई लेड को यूज़ ना करें, क्योंकि आप इसे यूज़ करेंगे ये एग्जॉस्ट इमिशन गैसेज जो हैं उसके अंदर चला जाएगा और बाहर जो भी इसे इनहेल करेगा तो लेड उसकी बॉडी में चला जाएगा। सेकंड क्या है, लेड बेस्ड पेंट्स। जो पुराने लेड बेस्ड पेंट्स घरों में हुए हैं, बिल्डिंग्स में हुए हैं, आप उससे रिमूव कर दें, क्योंकि उसकी डेबरी जो है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उतर रही होती है, और जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडोर पोल्यूटेंट है, वो उनकी बॉडी में जाके रह जाएगा। लेड केमिकल है, केमिकल एलिमेंट है, हमारी बॉडी जो है इसे ड्रेन आउट करने के लिए नहीं बनी। हमारी किडनीज इसे जो है हमारे सिस्टम से वॉश आउट नहीं कर पाती, इसलिए ये हमारे सेल्स के अंदर रह जाता है, ठीक है। Good news is that China recently phased out leaded gasoline in less than 3 years. 2010-12 के अराउंड अबाउट की बात है ये, कि चाइना ने जो है, बाकी वर्ल्ड ने तो पहले ही इससे जो है आहिस्ता आहिस्ता लेडेड गैसोलीन को फेज आउट करना शुरू कर दिया था। तो चाइना ने एट द एंड उन्होंने भी इसको रियलाइज़ किया कि लेड जो है हार्मफुल है, तो आप इसे एज एंटी नॉकिंग एजेंट ना यूज़ करें। तो उन्होंने भी 3 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इसे ऑलमोस्ट जो है फेज आउट कर दिया है अपने सिस्टम से। अब बात कर लेते हैं आगे लेड पॉइजनिंग, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या प्रिवेंशन। कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या होगी, प्रिवेंशन स्ट्रेटजी क्या होगी। लेड यूज़ होता है अक्सर पाइप्स में, प्लम्बिंग फिक्सचर्स में भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि ये इंसुलेटर है स्ट्रॉन्ग, तो इंसुलेटिंग एबिलिटी की वजह से इसको यहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। तो हम ऐसी कोशिश करें कि जो है उनको रिप्लेस कर दें किसी और मटीरियल से। रिमूव लेडेड पेंट एंड लेड डस्ट फ्रॉम ओल्डर हाउसेज एंड अपार्टमेंट्स। जहाँ जहाँ पे पुराने घरों में लेड पेंट हुआ है, डस्ट हुई हुई है, वो उसको हम रिमूव कर दें।
शार्पली रिड्यूस लेड इमिशंस फ्रॉम इंसिनरेटर। इंसिनरेटर में जो वेस्ट जाए उसमें से लेड के कंपोनेंट्स निकाल लिए जाएं, क्योंकि अगर उसकी बर्निंग होगी तो वो इमिशन गैसेस के अंदर जाएगा और वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो लेड के कंपोनेंट्स निकाल के इंसिनरेशन की जाए। रिमूव लेड फ्रॉम टीवी सेट्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स बिफोर इंसिनरेशन। टीवी सेट वेस्ट हो गया, कंप्यूटर के पार्ट्स वेस्ट हो गए, पुराने कंप्यूटर पीसीज वेस्ट हो गए, तो डेस्कटॉप आप क्या करें, उसके अंदर कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स लेड के होते हैं, उसको आप रिमूव करें, फिर उसे आप डिस्पोज करें, चाहे आप लैंड फिल में डालें, चाहे आप इंसनरेशन करें उसकी, तो लेड कंपोनेंट्स के साथ ना करें। ठीक है। टेस्ट फॉर लेड इन एग्जिस्टिंग सेरेमिक वेयर्स यूज टू सर्व फूड। आपके जो फूड वेयर्स हैं, सेरेमिक वेयर्स हैं, उनके अंदर कहीं लेड तो नहीं आ गया, उनको टेस्ट करें। ठीक है। सेरेमिक वेयर्स होते हैं आपके इंसुलेशन वाले, ये मिट्टी के बर्तन जो हैं या ये चाइना पोर्सलैन के, उसके अंदर लेड तो नहीं है, टेस्ट करें। टेस्ट एग्जिस्टिंग कैंडल्स घर में होती हैं, लेड की तो नहीं है, उसके अंदर लेड तो नहीं है। फिर वॉश फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आ रहे हैं उसकी सरफेस के ऊपर कहीं लेड स्टिक ना हो जाए, तो उसके लिए क्या करें, जो एयर में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है आप उसको अच्छे तरीके से वॉश करें, फिर उसे यूज़ करें। प्रिवेंशन क्या है, फेज आउट लेडेड गैसोलीन वर्ल्ड वाइड। लेडेड गैसोलीन को वर्ल्ड वाइड फेज आउट किया जाए। ठीक है। फेज आउट वेस्ट इंसनरेशन, वेस्ट इंसनरेटर्स को जो है वे फेज आउट किया जाए। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ये आप ऐसा कर सकते हैं कि लेड को निकाल लें, लेड कंपोनेंट्स को निकाल लें और इंसनरेशन करें, क्योंकि इंसनरेशन एक अच्छा पार्ट है वेस्ट मैनेजमेंट का, तो इसमें एनर्जी भी जनरेट हो जाती है। इसको आप कम्प्लीटली फेज आउट कर दें, ये कोई रीजनेबल चॉइस नहीं होगी मेरी नज़र में। बैन यूज़ ऑफ लेड सोल्डर, लेड सोल्डर्स यूज़ होते हैं बाज़ों का जो है आपके सर्किट पैनल्स के लिए, उसको अवॉइड किया जाए। बैन यूज़ ऑफ लेड इन कंप्यूटर एंड टीवी मॉनिटर्स, ऐसे पार्ट्स जो लेड के बने हैं ना यूज़ करें। बैन लेड ग्लेजिंग फॉर सेरेमिक वेयर्स यूज टू सर्व फूड, सेरेमिक वेयर्स में जो है आप लेड ग्लेजिंग ना की जाए। ठीक है। बैन कैंडल्स विद लेड कोर, ऐसी कैंडल्स यूज़ ना की जाए जिनकी लेड कोर है। टेस्ट ब्लड फॉर लेड बाय एज 1, आप जिस तरह बाकी ब्लड टेस्ट करवाते हैं हीमोग्लोबिन वगैरह के लिए, शुगर के लिए, इसी तरह आप जो है लेड का भी टेस्ट करवाएं फ्रॉम द एज 1, मतलब जब आप 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, 3 साल के, तो आप अपनी ज़िंदगी में इसका टेस्ट करवाएं कि आपकी बॉडी में लेड ब्लड लेवल, ब्लड में कितना लेड लेवल है। इन 2008 जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई, उसको रिपोर्ट किया गया कि हाई लाइफ टाइम एक्सपोजर, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है आपकी ज़िंदगी लाइफ टाइम में लेड का, तो आपकी जो मेंटल फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, वर्बल विजुअल मेमोरी डिक्रीज हो जाएगी, लैंग्वेज एबिलिटी इन ओल्डर पीपल जो है वो इफ़ेक्ट होती है इससे। अब हम बात कर लेते हैं मेजर इंडोर पोल्यूटेंट्स। मेजर इंडोर पोल्यूटेंट्स एक्चुअली क्या होता है, जो चीज़ें हम घर में लेके आते हैं वो उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, सिंथेटिक बनी हुई चीज़ें, ह्यूमन मेड, ऑर्गेनिक नहीं, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन सिंथेटिक चीज़ें जो हम घर में लेके आते हैं उसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं। वो केमिकल्स हमारी बॉडी में जाएँ तो वो हार्मफुल होते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म एक्चुअली क्या है, क्लोरीन ट्रीटेड वाटर के अंदर होता है। आप हॉट शावर के दौरान जो है आपकी बॉडी में चला गया, ये नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, तो वो कैंसर कॉजिंग है। फिर उसके बाद ये 111 ट्राईक्लोरोइथेन है, ये इरोजल स्प्रेज जो आप बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, रूम स्प्रे यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, उसमें इरेगुलर ब्रीथिंग कॉज कर सकता है, डिजीनेस कर सकता है अगर बॉडी में चला गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपके किचन के अंदर, जब अब आप स्टोव को अनवेंट ना करें, वेंटिलेशन ना करें, वहाँ पे आप इसको चलाते रहें, या केरोसिन हीटर्स हैं या वुड स्टोव्स हैं, तो वहाँ पे आपको इरिटेशन हो जाएगी लंग्स में, ब्रीदिंग में मसला होगा, हेडेक होगी, तो आप उसकी बाकायदा एंड प्रॉपर वेंटिलेशन करें स्टोव एरिया की। पार्टिकुलेट मैटर है, जैसे पोलन है, घरों के अंदर अक्सर लोग जो हैं वो इंडोर प्लांट्स रख लेते हैं, ठीक है, ग्रीनरी के लिए, स्टैटिक करेक्टर के लिए, ठीक है, तो वो पोलन, किसी को एलर्जी है तो उससे पोलन पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं। या फिर आपने पेट रखे हुए हैं, पेट जो है उसकी जो हेयर है, वो हेयर लॉस जो है वो बहुत, उसका वेट तो होता नहीं है, वेटलेस होता है, तो वो आपका जो है एयर के थ्रू जो है वो उसकी फाइबर फैब्रिक या उसके जो ये सिंपल थिन हेयर्स हैं वो आपके नाक के ज़रिए आपके लंग्स में जा सकते हैं, इरिटेशन करेंगे लंग्स में जाके, एस्थमा अटैक हो सकता है, इची आइज, रनी नोज, लंग डिजीजेज हो सकती हैं। इसी तरह ये बाकी सारे दिए हुए हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ें हम जो बाहर से ले आते हैं जो उनके अंदर केमिकल्स होते हैं। जैसे एस्बेस्टोस है, आप मरी जाएंगे, मरी में आपको देखेंगे ना कि वो गीज़र के जो पाइप्स हैं उनके ऊपर इंसुलेशन की हुई होती है। गीज़र के पाइप्स के ऊपर इंसुलेशन इसलिए करते हैं कि जो हॉट वाटर है वो अगर बाहर टेम्परेचर बहुत कम है तो वो फ़ौरन से जो है हीट लॉस कर देगा, उसका फ़ायदा नहीं रहेगा, तो वो इंसुलेशन नॉर्मली
पहले जो है एस्बेस्टोस की कर देते थे। एस्बेस्टोस बहुत हार्मफुल मटेरियल है, ये लंग डिजीज, लंग कैंसर कॉज करता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास टायरीन है, कारपेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स टायरीन के बने हुए होते हैं, वो किडनी और लिवर डैमेज में बहुत रोल प्ले करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड है जो फर्नीचर स्टफिंग वगैरह में यूज़ होता है, ये आइज़ की इरिटेशन, स्किन, लंग्स, नोजिया, डिजीनेस वगैरह में आप बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। टोबैको स्मोक है, सिगरेट्स हैं जो लंग कैंसर कॉज करती हैं। हाउ शुड वी डील विद एयर पोल्यूशन, आप कैसे एयर पोल्यूशन से डील करें? एक तो ये आउटडोर के बारे में, स्टेशनरी सोर्स एयर पोल्यूशन है, आप जो है चिमनी स्टैक्स जो प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स के, वो काफ़ी उनकी हाइट ज़्यादा रखें ताकि जो है ना वो पोल्यूटेंट जो एमिशंस निकल रहे हैं वो डिस्पर्स हो जाएं। अगर उसकी हाइट कम होगी तो वो वहीं पे रह जाएंगे और इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके वो उसे इनहेल कर लेंगे। सेकेंड ये रिमूव पोल्यूटेंट्स आफ्टर कंबस्टन, जब आपने कंबस्टन कर ली, एनर्जी ले ली, तो आप अब क्या करें कि उनमें से उसमें से पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर लें ताकि फिर इमिशन जो है उनको रिलीज करें। टैक्स ईच यूनिट ऑफ पोल्यूशन प्रोड्यूस, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर गवर्नमेंट टैक्स रख दे कि जी इतने टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज करेंगे तो आप इतने पे, लेट से आप जो है $100 $200 पे करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब के सब जो है वर्कआउट करना शुरू कर देंगे कि नई न्यू टेक्नोलॉजीज़ परचेज करें, हमें गवर्नमेंट को पैसा ना देना पड़े ऑन द ईयरली, मंथली, एनुअली बेसिस के ऊपर, और हम जो है कि न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके एमिशन को कंट्रोल कर लें। प्रिवेंशन क्या हो सकती है कि बर्न लो सल्फर कोल, जिसमें सल्फर कम है उसको बंद किया जाए, रिमूव सल्फर फ्रॉम द कोल, और अगर तो सल्फर ज़्यादा है तो उसमें से सल्फर को रिमूव करें देन यूज़ करें। और कोल को लिक्विड या गैसियस फ्यूल में यूज कन्वर्ट करने के बाद फिर यूज़ करें, क्योंकि कोल सॉलिड फ्यूल है तो वो जो है एक तो इनएफिशिएंट है और उसके अंदर इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब हम कन्वर्जन कर लेते हैं तो कन्वर्जन स्टेप्स के दौरान जो है आपके पास जो है इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं। शिफ्ट टू लेस पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज, तो आप जो है जो लेस पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए। अब मोटर व्हीकल्स की बात कर लेते हैं। रिक्वायर इमिशन कंट्रोल डिवाइसेस, कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाएं अपनी गाड़ियों में, और इंस्पेक्ट कार एग्जॉस्ट सिस्टम्स ट्वाइस अ ईयर। आप अपना जो गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम है, सिलेंसर है या जो इंजन से एग्जॉस्ट पूरी असेंबली है, उसको जो है 2 दफ़ा साल में चेक करवाएं कि वो सही प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। सेट स्ट्रिक्ट इमिशन स्टैंडर्ड, अब जैसे यूरोपियन कंट्रीज ने स्ट्रिक्ट इमिशन स्टैंडर्ड सेट किए हैं, आप भी वैसे करें। वहाँ पर आप अगर कोई गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा इमिशन कर रही है, काला धुआं छोड़ रही है, तो उसके जो है टिकट है, ट्रैफिक टिकट बहुत ज़्यादा है, तो हमारे हमारे भी ऐसी कोई प्रैक्टिस लानी चाहिए। यूज़ मास ट्रांसिट, अब देखिए ये आपकी मेट्रो ट्रेन बन गई इस्लामाबाद लाहौर में, उसके ऊपर रोज़ाना 1 से 1.5 लाख लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, मेट्रो बस के ऊपर। अगर वही लोग जो है अपनी गाड़ियों बाइक्स के ऊपर जो है ट्रैवल करना शुरू कर दें तो आपका कितने मल्टीपल टाइम्स जो है वो इमिशन ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो मास ट्रांजिट है ये एक्चुअली आपकी मैनी टाइम्स जो है इमिशन कम कर देती है। वॉक करें, बाइक करें, अगर आप वॉक और बाइक ज़्यादा करेंगे तो इमिशन ना होने के बराबर होगी और आपकी हेल्दी लाइफ। यूज़ लेस पोल्यूटिंग फ्यूल्स, पोल्यूटिंग फ्यूल्स जो है ना उनको कम से कम इस्तेमाल करें। इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी, हो सके तो इंजन की एफिशिएंसी इम्प्रूव करें। जैसे कार्बोरेटर इंजन से उनकी एफिशिएंसी नहीं थी, अब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स आ गए हैं, तो आप उस तरफ मूव करते जाएं। पुरानी गाड़ियां जो हैं उनको ना यूज़ करें, ठीक है। गिव लार्जर टैक्स राइट ऑफ और रिबेट फॉर बाइंग लो पोल्यूटिंग एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल्स। अब यूरोप में तो ये कॉमन है कि गवर्नमेंट जो है ना, आप कोई नई गाड़ी खरीदने जाएं, अगर वो हाइब्रिड है तो उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है या उसके ऊपर दूसरे किस्म के टैक्सेस हैं वो कम है, इल्ला कि आप जो है कोई डीजल इंजन या प्योरली पेट्रोल इंजन गाड़ी खरीदें। हमारे यहाँ पे ऐसा ट्रेंड नहीं है, गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हाइब्रिड गाड़ियों को प्रमोट किया जाए, ताकि जो है इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट किया जाए। एक तो उनकी इमिशन कम है या ना होने के बराबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन की, क्लीन सीलिंग। अब इसमें देख लेते हैं कि इंडोर एयर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है। यूज एडजस्टेबल फ्रेश एयर वेंट्स फॉर वर्क स्पेसेस, आप जैसे ऑफिसेज हैं, क्लासरूम्स हैं, वहाँ पे आप जो है ना प्रॉपर वेंट्स हों जो आपकी एयर को वहाँ से जो है वेंट कर सकें, ठीक है। इंक्रीज इनटेक ऑफ आउटसाइड एयर, और आउटसाइड एयर जो है फ्रेश एयर अंदर आ सके। चेंज एयर मोर फ्रिक्वेंटली, और समटाइम्स ऐसा होता है लोगों की हैबिट होती है कि स्मोकिंग कर लेते हैं, तो आप जो है एयर को जो है एग्जॉस्ट ऑन करें ताकि आपकी एयर जो है वो चेंज हो सके, सर्कुलेट हो सके। सर्कुलेट अ बिल्डिंग्स एयर
थ्रू रूफ टॉप ग्रीन हाउस। आपकी जो बिल्डिंग एयर है उसको ग्रीन हाउस अगर टॉप पे, बाहर वेस्ट में तो ये कॉन्सेप्ट है कि ऊपर टॉप पे ग्रीन हाउस शेड बना देते हैं, तो उसमें से वो जो है आप उसे पास करवाएं, तो उससे क्या होगा कि वो जो है उसके अंदर हीट एनर्जी है वो भी रिमूव हो जाएगी। यूज़ एफिशिएंट वेंटिंग सिस्टम्स फॉर वुड बर्निंग स्टोव। जो वुड बर्निंग स्टोव्स हैं उनका जो है ना वो वेंटिलेशन सिस्टम जो ऊपर वेंट बनाएं वो बिल्कुल उसके टॉप पे बनाएं जो एफिशिएंट हो। अगर आप उसे दूर करके बनाएंगे तो जो स्पेस में जहाँ पे वो जो काम कर रहा है कुक है या शेफ़ है वो उसके साथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, उसको उसके लंग्स में जो है काफ़ी ज़्यादा इमिटेंट्स दाखिल हो जाएंगे। यूज़ एग्जॉस्ट हुड्स फॉर स्टोव्स एंड अप्लायंसेस बर्निंग नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पे जो एडवांसेस लग रहे हैं उनके ऊपर भी एग्जॉस्ट हुड जो है होना चाहिए। प्रिवेंशन क्या हो सकती है? क्लीन सीलिंग टाइल्स एंड लाइन एसी डक्ट्स टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ मिनरल फाइबर। आप अपनी सीलिंग टाइल्स को ये जो टॉप पे रूफ पे लगाई होती हैं या फिर आप जो एसी डक्ट्स हैं उनको वक्तन फवक्तन साफ करते रहें ताकि उसमें फाइबर्स जो हैं वो एक्यूमुलेट ना होना शुरू हो जाए। बैन स्मोकिंग और लिमिटेड टू द वेल वेंटिलेटेड एरियाज। अब ये हम सब की जो है ना एक सोशल ऑब्लिगेशन भी है कि अगर इवन कोई है भी स्मोकर तो वो उसका एक पर्सनल मैटर है, लेकिन क्या है कि आप जो है पब्लिक स्पेसिस पे, पब्लिक प्लेसेस पे ऐसी स्मोकिंग ना करें। जैसे कि आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कार में, पर्सनल कार में या एयरप्लेन में हैं, तो आप जो है स्मोकिंग ना करें। फिर आप जो प्लाजाज में या शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं वहाँ आप स्मोकिंग ना करें, हॉस्पिटल में ना करें। आप ओपन एरिया में, ओपन स्पेस में चले जाएं ताकि जो है उसकी वजह से, आपकी स्मोकिंग की वजह से कोई इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट ये है कि कारपेट, फर्नीचर, बिल्डिंग मटेरियल्स में जो है ना फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ कम से कम हो। प्रिवेंट रेडोन इन्फिल्ट्रेशन, ये जो है ये न्यूक्लियर मटेरियल है, इसकी इन्फिल्ट्रेशन को कम से कम रखें। यूज़ ऑफिस मशीन्स इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपियर मशीन, फैक्स मशीन है, ये जो है ना जब चल रहे होते हैं ऑपरेशन के दौरान थोड़ी सी हीट भी रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो कोशिश की जाए कि इन्हें विंडो के करीब रखा जाए या एग्जॉस्ट के करीब रखा जाए ताकि जो है इनकी हीट जो रिलीज़ हो रही है वो वहाँ से, उस एरिया से रिमूव की जा सके। यूज़ लेस पोल्यूटिंग सब्सटीट्यूट्स फॉर हार्मफुल क्लीनिंग एजेंट्स, पेंट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। जैसे आपको बताया कि लेडेड पेंट्स की जगह आप दूसरे पेंट्स यूज़ करें, और जो आप जो क्लीनिंग डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर भी आप कोशिश करें कि ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिनके अंदर हार्मफुल मटेरियल कम से कम हो। या ये फिनाइल वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर भी हार्मफुल मटेरियल कम से कम हो। अच्छा, अब हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, एयर पोल्यूशन और इंडोर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में आउटडोर और इंडोर। इंडोर में अब देखें आपके पास आ जाता है, अगर तो आप पॉवर्टी रिड्यूस कर लें तो बहुत सारे लोगों के घर में उनके पास जो है फाइनेंशियल सपोर्ट होगी कि वो अपने इंडोर पोल्यूटेंट्स को ओवरकम कर सकें। डिस्ट्रीब्यूट चीप एंड एफिशिएंट कुक स्टोव्स। ऐसे जो चीज जो सस्ते और जो एफिशिएंट कुक स्टोव्स हैं वो गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। और आजकल सोलर कुकर्स बहुत कॉमन है, आप जो है गाँव में, रूरल एरियाज में उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, उसकी इमिशंस नहीं है। रिड्यूस और बैन इंडोर स्मोकिंग। अंदर जो है इंडोर स्मोकिंग जो है उसको आप जितना हो सके उसको बैन करें। डेवलप सिंपल एंड चीप टेस्ट फॉर इंडोर पोल्यूटेंट सच एज पार्टिकुलेट, रेडोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। आप सिंपल टेस्ट बनाएं जिससे आप जो है ना अपने रूम के अंदर चेक कर सकें कि फॉर्मेल्डिहाइड पार्टिकल्स कितने हैं, पार्टिकुलेट मैटर कितना है, रेडोन कितना है। इसी तरह आउटडोर, इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज। आप जो है ना अगर कोल फायर्ड पावर प्लांट 60% एफिशिएंसी वाला हो जाएगा तो इट मीन्स के जो है वो आपका कम कोल यूज़ होगा और एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली रिलाई मोर ऑन लो पोल्यूटिंग नेचुरल गैस। लोअर पोल्यूटिंग नेचुरल गैस के ऊपर कम से कम रिलाई करें, ठीक है। अच्छी नेचुरल गैस यूज़ करें। रिलाई मोर ऑन रीन्यूएबल एनर्जी, सोलर सेल्स, विंड, सोलर प्रोड्यूस हाइड्रोजन, इसके ऊपर आप ज़्यादा रिलाई करें, ठीक है। ट्रांसफ़र एनर्जी एफिशिएंसी, रीन्यूएबल एनर्जी एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन टेक्नोलॉजीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो मतलब जो जिन कंट्रीज़ ने ये टेक्नोलॉजीज अचीव कर ली हैं, इसके ऊपर वर्किंग कर ली है, अब उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान है और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, उनके साथ ये टेक्नोलॉजीज शेयर करें ताकि हम इस ग्लोबल कर्ज को, एयर पोल्यूशन को, इसको सब मिलकर फाइट कर सकें। अगर ऐसा होगा कि दो प्लेयर्स जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दो कंट्रीज़ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो इमिशंस कर ही जा रहे हैं, जैसे कि चाइना और इंडिया है, तो हम लोग जो है इस ग्लोबल इशू को टैकल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और कोई
कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसे, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही है कि सबके सब जो है ये रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें, अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें और ये टेक्नोलॉजी शेयर करें, ठीक है, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली इस रिकॉर्डेड सेशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह जल्दी वाटर पोल्यूशन के ऊपर भी जो है 2 रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो इसको गो थ्रू करें, फिर हम जो है इन द मेन टाइम जो है अपने डिस्कशन सेशंस भी अरेंज करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।